तो ये जो टॉपिक है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें बेसिकली हम लोगों को करना ये है, हमें ये पता करना है या फिर हमें ये पढ़ना है कि आर्कियोलॉजिस्ट अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे खुदाई करते हैं, उनको कहीं पे कोई सेंटर मिलता है या हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोई लोकेशन मिलती है, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये एक नॉर्मल रिहाइश की लोकेशन थी या फिर ये कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की लोकेशन थी या फिर यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था या फिर ये किसी पर्टिकुलर तरीके के क्राफ्ट प्रोडक्शन का स्पेशलाइज सेंटर था। आखिर इनको ये पता कैसे चलता है? क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि हड़प्पन अपनी कहानी कहने के लिए तो जिंदा है नहीं कि हमको स्पेसिफिकली पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर कोई लोकेशन है वो किस चीज में इस्तेमाल होती थी, ये पर्टिकुलर सील का क्या इस्तेमाल हुआ करता था, हड़प्पन की जो लिपि या स्क्रिप्ट है जिसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए उसमें किस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या मतलब होता था। तो वही बात फिर यहाँ पर आती है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर जगह मिल गई तो कैसे आप कह सकते हैं किस बेसिस पे या किस पर्टिकुलर लॉजिक के आधार पर आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर लोकेशन या ये सेटलमेंट आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता था, उसी पर्टिकुलर चीज को हमको इसमें डिस्कस करना है। In order to identify centers of craft production, archaeologists usually look for the following: raw materials such as stone nodules, bowl shells, copper और टूल्स एक्सेट्रा। तो अगर कोई पर्टिकुलर जगह है वहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था या नहीं होता था, पहली बात। और दूसरा कि वो स्पेसिफिक सेंटर था उस क्राफ्ट प्रोडक्शन का या नहीं, अगर आपको ये पता करना है तो उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट करते ये हैं, सबसे पहले जिस चीज को वहां पे ढूंढते हैं वो है रॉ मटेरियल। अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज या एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल बड़ी मात्रा में कहीं पे मिल रहा है तो उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोडक्शन होता रहा होगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। नमक सब लोग खाते हैं। हाँ, लगभग भारत में ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो शायद नमक अपने खाने में ना डालता हो। कम ज्यादा मात्रा में वो एक अलग बात है, बट नमक का इस्तेमाल सब करते हैं। तो लगभग हर घर में आपको नमक मिलता है। सपोज कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर रिहाइश या फिर एक सेटलमेंट आपको मिली जहां पे हर घर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको नमक मिल रहा है, एक डब्बा या दो डब्बा भर के या दो पैकेट चार पैकेट अगर आपको नमक मिल रहा है, तो इसका बेसिस पे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यार नमक इन सबके खाने में डलता था और सर्टेन मात्रा में ये लोग उसका इस्तेमाल करते थे क्योंकि हर जगह पर हमको नमक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब सपोज कर लीजिए कि एक ऐसी लोकेशन मिलती है जहां पर उनको 150 किलो या 200 किलो नमक मिल गया। इसके दो से तीन मतलब बनते हैं, या तो ये नमक का गोडाउन था या नमक का गोडाउन रहा होगा और यहां से अलग अलग जगहों पे नमक सप्लाई होता रहा होगा, या फिर आसपास कहीं पे नमक का प्रोडक्शन होता था और उसके बाद में फिर वहां से प्रोड्यूस होने के बाद में नमक यहाँ पे लाके रखा जाता था। क्योंकि सामान्य सी बात है, भले ही आप नमक खाने में कितना भी इस्तेमाल करो, घर में 150 या 200 किलो नमक तो आप स्टोर करके नहीं रखोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे मिला है, कितनी मात्रा में मिला है और कितनी फ्रीक्वेंसी पे मिला है, उसके बेसिस पे हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मटेरियल की मदद से वहां पे कोई प्रोडक्शन हो रहा था या फिर उस मटेरियल का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए किया जा रहा था। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जब भी कोई सेटलमेंट या कोई साइट मिलती है और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में कि यहाँ पे कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था या नहीं, ये किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था या नहीं, इस थॉट प्रोसेस के साथ में अगर उनको किसी जगह को इन्वेस्टिगेट करना होता है तो सबसे पहले वो ढूंढते हैं रॉ मटेरियल कि आपको कितनी मात्रा में रॉ मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है या इस तरीके का मटेरियल जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो सके, वो यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता और अगर मिलता है तो कितनी मात्रा में। जैसे स्टोन नॉड्यूल्स हो गए, अब हमने देखा था कि पत्थर का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में बीड मेकिंग के लिए किया जाता है। तो पत्थरों के जो नॉड्यूल्स हैं सर्टेन मात्रा में आपके जो पत्थरों के स्पेसिमेन है वो आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, कितनी मात्रा में मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के पत्थर अगर मिल रहे हैं तो कितनी उनकी क्वांटिटी है, कितनी कैपेसिटी है, अलग अलग शेप या साइज के मिल रहे हैं, एक सर्टेन शेप या साइज के मिल रहे हैं, सर्टेन तरीके से शेप और साइज में कटे हुए पत्थर मिल रहे हैं, सारी चीजें जो है देखी जाती हैं। इसी तरीके से अगर वहां पे शेल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं तो शेल कितनी मात्रा में मिल रहा है। वोल शेल का मतलब होता है जो तट से आपको नेचुरली मिलने वाला शेल है जिसको फिर काट के शेल कटिंग करके आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। तो वो शेल आपको वोल शेल्स जो है जिसको रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कितनी मात्रा में मिल रहा है। जैसे स्टोन नॉड्यूल्स है उसको काट कर चिप्स बना के या उसका पेस्ट बना के या कुछ और कर आप बीड मेकिंग में इस्तेमाल करते हो, उसी तरह से वोल शेल का इस्तेमाल भी शेल कटिंग के लिए किया जाएगा और शेल कटिंग कर फिर आप उसकी मदद से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो कितनी मात्रा में आपको ये चीजें मिल रही हैं।
मेटल की बात की जाए तो उस जमाने में आयरन तो होता नहीं था, या आयरन के बारे में इन लोगों को पता नहीं था। कॉपर का ये लोग इस्तेमाल खूब करते थे। तो कॉपर ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाएगा, कॉपर की ओर्स होती हैं, उससे आपको कॉपर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे मेटल का काम हो रहा है, स्पेसिफिकली अगर कॉपर के मेटल का इस्तेमाल हो रहा है, कॉपर के मेटल की मदद से कोई काम किया जा रहा है, तो मतलब वहां पे कॉपर की ओर्स होना चाहिए, और बड़ी मात्रा में कॉपर की ओर होना चाहिए। जितनी मात्रा में इनको कॉपर की जरूरत पड़ती रही होगी, उतना वो कॉपर निकाल लिया करते होंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेते होंगे और उसका फिर इस्तेमाल करते होंगे। तो इस लॉजिक के बेसिस पे रॉ मटेरियल कहाँ मिल रहा है, कितनी मात्रा में मिल रहा है, किस शेप और साइज में, कितनी कैपेसिटी में, कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है, उसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि कोई एक हिस्टोरिकल साइट या सेटलमेंट जो आपको मिली है, वो एक सामान्य सेटलमेंट थी, लोग वहां पे रहते थे या नहीं रहते थे, या फिर वो एक पर्टिकुलर मास मैन्युफैक्चरिंग, मास प्रोडक्शन के, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती थी, और अगर होती भी थी तो किसके लिए। दूसरा, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल भी जाएं तो भी इनके साथ में काम करने के लिए, या फिर इनकी मदद से कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर कर एक प्रोडक्टिव चीज निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ती है टूल्स की। बिना टूल्स के या बिना औजारों के तो कोई काम हो नहीं सकता। तो फिर आप दूसरा जो आपका प्रमाण हो सकता है, या फिर दूसरा एविडेंस जिसकी मदद से हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कोई जगह क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर थी या नहीं थी, वो है टूल्स का मिलना, और दूसरा बड़ी मात्रा में टूल्स का मिलना। अगर कोई जगह क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर के तौर पर एग्जिस्ट करती थी, इसका मतलब वहां पे एक ही तरीके के क्राफ्ट को प्रैक्टिस करने वाले काफी बड़ी मात्रा में लोग रहा करते होंगे। अब अगर वहां पे बड़ी मात्रा में लोग उस एक क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते थे, तो उनके टूल्स भी एक जैसे होने चाहिए, या फिर उसमें एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी मिलनी चाहिए। तो अगर एक सर्टेन तरीके के टूल्स आपको मिलते हैं, बड़ी मात्रा में मिलते हैं, और स्पेसिफिक तरीके के रॉ मटेरियल के साथ में मिलते हैं, तो उस सब के बेसिस पे भी हम लोग कह सकते हैं कि हो ना हो, ये पर्टिकुलर जगह इन सर्टेन टूल्स का इस्तेमाल कर कर इन रॉ मटेरियल से कोई फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर एग्जिस्ट करती रही होगी। ये दो बातों के बाद में तीसरी चीज जो आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं, वो है अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंस है, जिसकी मदद से हम लोग किसी जगह को क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर के तौर पे क्लासिफाई करते हैं या नहीं करते। अगर कहीं पर काम चल रहा है, किसी पर्टिकुलर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है, तो फिर काफी बड़ी मात्रा में आपको वहां पे फिनिश प्रोडक्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जिनको पूरा बना लिया गया है और अब सप्लाई करना है। और हो सकता है कि शायद आपको ये इतनी मात्रा में ना मिले, अगर वो सप्लाई हो गए होंगे और नया बैच बनता उसके पहले वो जगह खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, लोग वहां से चले गए, तो हो सकता है आपको फिनिश प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में ना भी मिले। मगर अगर आपको अनफिनिश प्रोडक्ट्स वहां पे मिल रहे हैं ठीक ठाक मात्रा में, तो ये भी एक इंडिकेशन है। तो अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, एक तो फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं, बड़ी मात्रा में मिल गए तो उसके बेसिस पे भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्टेन तरीके का क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था और फाइनल प्रोडक्ट ये निकल कर आता था। बट अगर वो ठीक ठाक मात्रा में ना भी मिले, तो भी आपको अगर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके ऊपर काम आधा अधूरा किया गया था और किसी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया, तो फिर ये एक इंडिकेशन है। एक या दो तीन अगर आपको अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिले तो भी आप कुछ नहीं कह सकते। बट बड़ी मात्रा में अगर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे इसका मास प्रोडक्शन होता था, और ये एक स्पेशलाइज सेंटर था इस पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट जो भी निकल कर आता है इसका, उस पर्टिकुलर चीज का। इसके अलावा रिजेक्ट्स हो गए, यानी कि आपने एक रॉ मटेरियल लिया और उसके साथ में काम करना शुरू किया, बट आपको जो रिजल्ट चाहिए थे उस तरीके के रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको दिख रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो एज पर योर एक्सपेक्टेशन या फिर एज पर योर क्वालिटी निकल कर नहीं आएगा, तो आपने फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया, आपने फिर दूसरा रॉ मटेरियल का टुकड़ा लिया या दूसरा रॉ मटेरियल का पीस लिया और उसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया। इस तरीके से कई बार अगर बड़ी मात्रा में आपको रिजेक्ट्स मिलते हैं, या जिनको आपने बीच में बनाते बनाते छोड़ दिया था, या फिर अगर बनाते वक्त में कटिंग हो रही है या फिर उसकी ड्रिलिंग हो रही है, बोरिंग हो रही है, इसके चलते जो वेस्ट मटेरियल उसमें से निकलकर अलग होता चला जा रहा है, अगर ये भी आपको बड़ी मात्रा में मिल रहा है, तो ये भी एक प्रामाणिक एविडेंस है कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता था। ये पर्टिकुलर साइट या ये पर्टिकुलर सेटलमेंट एक सर्टेन सेंटर था जहां पे मास प्रोडक्शन किया जा रहा था। इनफैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क। ये एक बहुत, अगर किसी जगह पे आपको वेस्ट प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में मिल रहा है, लेट से लकड़ी की बात कर लेते हैं, आपने लकड़ी की मदद से लेट से काट पीट के कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना रहे हो, तो लकड़ी की कटिंग होगी, फिर उसके बाद उसकी फिनिशिंग भी होती है, 10 तरीके की चीजें की जाती हैं, तो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, छिलके हो गए, वो काफी फैल जाते हैं काफी बड़ी मात्रा में, वो आपको उस पर्टिकुलर जगह पे देखने के लिए जरूर मिलेंगे जहां लकड़ी की मदद से उसके ऊपर वर्किंग कर कर कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, लेट से फर्नीचर वगैरह बनाया जा रहा है। तो ये जो फर्नीचर बनाने वाली जगह है, जो पर्टिकुलर सेटलमेंट है जहाँ पे फर्नीचर का काम होता था, वहां पे लकड़ी के और लकड़ी का फर्नीचर अगर बनाया जाता था, तो वहां पे लकड़ी के छिलके टुकड़े, कट्स के बाद अगर आप काट रहे हो, ड्रिल कर रहे हो, तो उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल निकल कर आता था, ये सारा का सारा आपको बड़ी मात्रा में मिलेगा। और अगर ये बड़ी मात्रा में मिल रहा है, तो फिर ये एक अकाट्य प्रमाण हो जाता है
है, ये प्रमाणिक हो जाता है कि भाई यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। तो किसी जगह पे वेस्ट प्रोडक्ट कितनी मात्रा में मिल रहा है, किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के छोटे टुकड़े आपको जिनका यूज नहीं हो सकता, जिनको बनाते वक्त में डिस्कार्ड कर दिया गया था वे, या बनाते बनाते वो कट के निकले होंगे तो वो वेस्ट के तौर पे पड़े रह गए वहां पे, वो कितनी मात्रा में मिल रहा है, ये एक अपने आप में बहुत प्रामाणिक और एक बहुत बड़ा इंडिकेटर हो जाता है किसी जगह को एक सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन के तौर पर क्लासीफाई करने के लिए या ना करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, if shell or stone is cut to make objects, then pieces of these material will be discarded as waste at the place of production। उसी बात को जो मैंने लकड़ी वाला एग्जांपल दिया उसी को ये लोग भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर कहीं पे शेल कटिंग करके आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे उस टाइम पीरियड में, या पत्थर की मदद से अगर आप बीड मेकिंग या कोई और चीज कर रहे थे, तो शेल कटिंग में भी शेल के कई सारे टुकड़े इधर उधर कट के निकलेंगे और काफी सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी आपका जो है इकट्ठा होगा। या यही बात पत्थर के साथ में लागू होती है कि उसकी कटिंग अगर आप करोगे तो यही चीज उसके साथ में भी होगी, काफी बड़ी मात्रा में जो है आपको वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे इकट्ठा होके मिल जाएगा। अब ये जो सारे के सारे पीसेस हैं, लेट्स से एक आपने बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा ले लिया और इसमें से आपने एक स्टैच्यू बना दी। स्टैच्यू आपका फिनिश प्रोडक्ट हो गया, मगर इस स्टैच्यू को बनाने में काफी मात्रा में इसमें से वेस्ट निकलेगा या फिर इसमें से काफी सारे पीसेस निकलेंगे जिनको हमको अल्टीमेटली वेस्ट बोल के डिस्कार्ड करना पड़ेगा इस स्टोन के या जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसमें से। अब ये सारा का सारा वेस्ट किसी काम में आ नहीं सकता तो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। मगर जो भी जगह पे इस पर्टिकुलर तरीके का प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पर ये इस तरीके के वेस्ट चिप्स या फिर इस तरीके के वेस्ट जो पार्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलेंगे, और ये भी फिर एक इंडिकेशन के तौर पर, एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर मास प्रोडक्शन किसी चीज का हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था। अकॉर्डिंगली किसी जगह को अगर आपने क्लासिफाई करना है कि सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर, तो ये भी एक एविडेंस के तौर पर, ये भी एक सपोर्टिंग कह सकते हैं एविडेंस के सपोर्टिंग एक फैक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। समटाइम्स larger waste pieces were used up to make smaller objects, but minuscule bits were usually left in the work area. These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa। तो कई बार ये भी होता था कि लार्ज जो आपके वेस्ट पीसेस अगर निकल कर आए उनको फिर भी आप इस्तेमाल कर कर उसकी मदद से छोटे प्रोडक्ट्स वगैरह बना सकते हो, छोटे आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना सकते हो। बट उस छोटे ऑब्जेक्ट्स को बनाने में फिर जो और छोटे छोटे आपके टुकड़े निकलेंगे जिनका और फर्दर इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो फिर फैल जाते थे इस तरीके के प्रोडक्शन एरियाज में, और ये वर्क एरिया में काफी बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलते थे। अब ये जो ट्रेसेस अपने को देखने के लिए मिलते हैं, ये ना सिर्फ अपने को छोटे छोटे जो सेटलमेंट्स हैं जहां पे मास प्रोडक्शन हो रहा था, जो स्पेशलाइज सेंटर्स के तौर पर अपन ने क्लासीफाई किए, सिर्फ वहां देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस अपने को बड़े शहरों में भी देखने के लिए मिले। इससे यह भी समझ में आता है कि ये स्पेसिफिक क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए आपने भले स्पेशलाइज सेंटर्स बना के रखे हों, मगर इसके अलावा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन चाहे होता जरूर था, हो सकता है उतनी बड़ी मात्रा में ना होता हो जितनी बड़ी मात्रा में यहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था नागेश्वर, बालाकोट, चानूदारो में, मगर क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने के लिए मिल रहा था। तो ये सारे के सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं या फाइनली डिसाइड करते हैं कि कोई जगह जो है वो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन थी या नहीं थी, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सारे फैक्टर्स की मदद से। अल्टीमेटली किसी भी सेटलमेंट को फिर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर रखना है सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर या स्पेशलाइज सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर, तो ये किया जाता है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं सर।